हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 2 मई और आज की वीडियो में हम 2 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो सारी की सारी पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी ज्ञान कोश नाम से ही लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे के सारे आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दिन की। आज क्या है? आज है 2 मई और 2 मई का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। वर्ल्ड ट्यूना दिवस के रूप में आज का जो दिन है ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि विश्व ट्यूना दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और किसके द्वारा करी गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का मनाने का उद्देश्य है कि जो ट्यूना मछली होती है, इस ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना ही आज के दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और यहां से हम बात ये करेंगे कि ट्यूना जो मछली है वो स्कोम्ब्रिडे प्रजाति की खारे पानी की मछली होती है। मतलब ये भी पता चला आपको कि जो ट्यूना मछली है ये खारे पानी की मछली होती है। और किस प्रजाति से है? ये स्कोम्ब्रिडे प्रजाति की है। और इसके जो अधिकांशतः जो ये है कौन से वर्ग से संबंध है? ये थुन्नुस वर्ग से। उसके बाद बात करते हैं कि जो ये ट्यूना मछली होती है ये तेज तैराक मछली है। तेज तैराक मछली है। इसकी जो गति है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी इसकी गति होती है। तो ये हमने पहले दिवस के बारे में पढ़ा। लेकिन आज केवल विश्व ट्यूना दिवस नहीं है, बल्कि आज अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस भी है। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जो है ये भी आज ही के दिन 2 मई को ही मनाया जाता है। ये एक बार नहीं मनाया जाता है, ये ऐसा दिवस है जो कि साल में 2 बार मनाया जाता है। 2 बार कब मनाया जाता है? पहला तो आज 2 मई, दूसरा है 26 सितंबर। 26 सितंबर और 2 मई 2 बार ये साल में मनाया जाता है। और उत्तरी कैलिफोर्निया जो है इसके खगोल विज्ञान संघ के अध्यक्ष डोग बर्गर ने 1973 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी थी। पहली बार 1973 में यह दिवस मनाया गया था। उसके बाद में बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस का जो उद्देश्य है वो ये है कि ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना। ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी तो हमने पढ़ी है आज के दिन से संबंधित। अब हम एक एक करके प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि किसके द्वारा श्वास और आरोग्य ऋण योजना जो है ये शुरू करी गई? अब ये किसके द्वारा शुरू करी गई है ये देखिएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से ये जो दोनों योजनाएं शुरू करी गई है, ये दोनों योजनाएं शुरू करी गई है सिडबी के द्वारा। सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अब ये दोनों योजनाएं जो है ये शुरू करी गई है। बात करते हैं पूरी जानकारियां। सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखा है श्वास के बारे में बात करेंगे तो ये जो योजना है ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र की सहायता के लिए शुरू करी गई है। दूसरी है आरोग्य जो है ये कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो पुनर्प्राप्ति और ऑर्गेनिक विकास है, इस ऑर्गेनिक विकास के लिए MSME को सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू करी गई है। अब ये तो हमने दोनों योजनाओं के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने सिडबी के बारे में तो पढ़ा नहीं है। सिडबी अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म आपने जरूर पढ़नी है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम हिंदी में कहें तो इसे कहेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसके बाद में देखिएगा इसके सीएमडी कौन है? सीएमडी मतलब अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो एस रमन। स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो ये सारी बातें हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, कि वैश्विक स्तर पर शीर्ष मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड कौन सा बना है? विश्व स्तर पर मैं बात कर रहा हूं आपसे, विश्व स्तर पर। तो देखिएगा इसके बारे में बात, अगर विश्व स्तर पर बात की जाए, विश्व स्तर पर जो सबसे शीर्ष मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड पूछा गया, ये नहीं पूछा गया आपसे कि पूरे विश्व में बताइएगा, बल्कि ये पूछा गया है कि भारतीय ब्रांड का नाम बताइए। तो भारतीय ब्रांड में आप देखिएगा कि LIC
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC जो है ये सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड बना है। लेकिन केवल भारतीय ब्रांड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पूरे विश्व के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिएगा यहां से इंपॉर्टेंट जानकारियां है कि सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड की बात करें तो LIC है, और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए, पूरे विश्व में स्तर देखा जाए LIC का, तो पूरे विश्व में इसका 10वां स्थान है। सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड कौन सा है, तो वो भी LIC है, जो कि विश्व स्तर पर इसका स्थान 3रा है। और अगर हम बात करें सबसे मूल्यवान, विश्व में सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा है, तो पिंग एंड इंश्योरेंस जो कि चीन की कंपनी है। और सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा है, तो पोस्ट इटालियन जो कि इटली की कंपनी है। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बताई है। अब देखिएगा 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस शो की रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी दी गई। तो जो मैंने आपको ये जानकारियां दी है, ये किसने प्रस्तुत करी है, ये 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के द्वारा ये प्रस्तुत करी गई है। और अगर हम बात करें LIC की, तो LIC की ब्रांड वैल्यू की, तो ब्रांड वैल्यू जो है LIC की वो 2021 में लगभग 7% बढ़कर $8.65 बिलियन हो गई है। और अगर चीनी फर्म की बात करें, तो चीनी जो है फर्म एंड ये जो है इसने पिछले वर्ष की अपेक्षा 2021 में 26% की गिरावट महसूस हुई है। जो ब्रांड है जो चीन की है पिंग एंड इंश्योरेंस, इसमें पिछले 1 साल में 26% की गिरावट आई है। लेकिन इतनी गिरावट आने के बाद भी ये विश्व स्तर में अभी तक भी ये पहले नंबर पर ही है। बात करेंगे आगे तीसरे प्रश्न की, कि तीसरा प्रश्न है कि एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी घोषणा करी गई। एक्सिस बैंक के अभी MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा करी गई है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से देखिएगा कौन बनेंगे। यहां से है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी जो है उनको एक्सिस बैंक में दूसरी बार दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त करने की घोषणा करी गई है कि एक कार्यकाल उनका 3 वर्ष का हो चुका, अब दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति करने की घोषणा करी है। बात करते हैं पूरी जानकारियां। पहली बार कब नियुक्त हुए थे, तो पहली बार 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक थे। और दूसरा जो उनका कार्यकाल होगा वो अगले वर्ष 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक का उनका 3 वर्ष का ये कार्यकाल होगा। अब ये देखिएगा, ये एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO बनेंगे। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1993 में। मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में। चेयरमैन कौन है, राकेश मखीजा। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से दे दी है। देखिएगा प्रश्न की जानकारी, उनके कार्यकाल की जानकारी, साथ साथ में उस कंपनी या उस बैंक से संबंधित सारी जानकारियां जो है आप लोगों को मिल गई है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कि ऑटो बजाज दूसरी नियुक्ति, आज के दिन की दूसरी नियुक्ति आपको बता रहा हूं कि ऑटो बजाज जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑटो बजाज के जल्दी से बताइए कि ऑटो बजाज के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने समझना है कि नीरज बजाज जो है वे अब ऑटो बजाज के नए अध्यक्ष हैं, क्योंकि राहुल बजाज ने अब इस्तीफा दे दिया है, सेवानिवृत्ति हो गई है, जिनके पश्चात अब नीरज बजाज जो है वे बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात करते हैं इनके बारे में कि जो राहुल बजाज थे उन्होंने अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो क्योंकि वो 1972 से लगभग 50 सालों से बजाज ऑटो के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो जो है इसकी स्थापना 29 नवंबर 1945 में करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय जो है ये पुणे महाराष्ट्र में है। तो ये सारी जानकारियां जो है आपके सामने आ गई है। उसके बाद आज का 5वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि मैडम तुषार संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है। पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है, तो देखिएगा यहां से आप लोगों के सामने प्रश्न से ऑप्शन मिलेगा सी, कमला हैरिस, जो कि मैंने आपसे बताया था पहली श्वेत उपराष्ट्रपति भी है कुछ समय पहले, जब मैंने आपको ये बात बता चुका हूं। इंदिरा गांधी की भारत की
प्रधानमंत्री थी जिनकी पहले से ही मैडम तुषाद संग्रहालय में उनकी मोम की मूर्ति बनी हुई है। तो अब इस प्रश्न का ऑप्शन सी रहेगा, कमला हैरिस। बात करते हैं पहले इसके बारे में कि उनकी प्रतिमा, देखिएगा उनकी प्रतिमा जो है ये किसके द्वारा बनाई गई। तो उनकी प्रतिमा जो है ये टीम बर्क और मैडम तुषाद की टीम के द्वारा डिजाइन किया गया है। उनके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जो बिडेन, उनकी प्रतिमा पर भी वर्तमान में अभी काम चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति दोनों की मूर्तियां जो है वो अब मोम की बना करके मैडम तुषाद संग्रहालय में प्रदर्शित होंगी। उसके बाद देखिएगा कि मैडम तुषाद संग्रहालय जो है ये लंदन में स्थित है और मोम की मूर्तियों का संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1835 में मोम की शिल्पकार मैरी तुषाद द्वारा करी गई थी। तो यह पता चला हमें कि वैसे तो इसके और भी ऑफिसेस तो ऑल ओवर वर्ल्ड में और भी है, लेकिन इसका जो मुख्य संग्रहालय है ये है लंदन में, जिसकी स्थापना जो है वो मैरी तुषाद ने करी थी 1835 में। लेकिन कुछ हस्तियां भारत की भी ऐसी है जिनकी मूर्तियां जो है वो मैडम तुषाद संग्रहालय में है। कौन कौन है कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, रजनीकांत, नरेंद्र मोदी, प्रभास, सचिन तेंदुलकर और वरुण धवन, विराट कोहली, ऋतिक रोशन, इन सब की जो मूर्तियां हैं पहले से ही मैडम तुषाद संग्रहालय में रखी गई हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके बारे में बताई। उसके बाद 5 प्रश्नों के पश्चात हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है कि किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू करी है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू करी गई। और इनके जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग अपने जवाब जरूर दीजिएगा, आप लोगों ने जवाब जरूर देने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न कि कल मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था। कल मैंने आपसे पूछा था कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 अप्रैल को, क्योंकि मैंने 30 अप्रैल वाले दिन आयुष्मान भारत दिवस नहीं बताया था, तो अब आप लोगों का एक नया प्रश्न रहेगा कि आयुष्मान भारत जो दिवस है ये भी 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद है छठा प्रश्न कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल शुरू किया है। ऐसा कौन सा देश है जिसने कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल जो है ये शुरू किया है। तो आप लोगों के पास प्रश्न है, आप लोगों के पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। यहां से देखिएगा कौन सा ऐसा देश है। ऐसा देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल ऐसा देश है जिसने कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल जो है ये शुरू कर है। बात करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी है। जैसे इसका नाम क्या है, तो सबसे पहले तो ये पता चला कि ये पुर्तगाल द्वारा शुरू किया गया है और ये वी आकार के 2 पिलर्स पे खड़ा हुआ है कि दोनों तरफ जो है वी आकार के वी शेप के 2 पिलर्स लगाए गए हैं। और इनके साथ साथ में इसके नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम है 516 अरक्का। 516 अरक्का क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई 516 है और ये अरक्का शहर में है, तो इसी से इसका नाम भी याद रहेगा आपको कि इसका नाम है 516 अरक्का। ये पुल जो है ये अगु आयरस झरना और पावा घाटी, अगु आयरस झरना और पावा घाटी दोनों को जोड़ता है। और इससे पहले, अभी तो हो गया ये 516 अरक्का विश्व में सबसे लंबा सस्पेंशन पुल पैदल यात्री, लेकिन इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले था चार्ल्स कुओनेन, जो कि कहां पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। लेकिन स्विट्जरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब पुर्तगाल ने सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल जो है ये तैयार कर दिया है, शुरू कर दिया है। उसके बाद 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि जनजाति विकास के लिए किसने द लिंक फंड के साथ में समझौता किया। जनजाति विकास के लिए किसने द लिंक फंड के साथ में समझौता किया है? तो अब देखिएगा ट्राइफेड के द्वारा अब ये समझौता जो है ये किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारियां। देखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि भारत में जो आदिवासी परिवार हैं उन आदिवासी परिवारों की अब कोरोना वायरस के कारण उनकी आजीविका सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है उनके साथ, तो उनकी आजीविका का प्रबंधन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और देखिएगा ट्राइफेड के बारे में पूरी फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये हुई इसकी फुल फॉर्म। और ये ऐसा संगठन है जो कि भारत में आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए काम करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो ट्राइफेड के द्वारा ही अब द लिंक फंड के साथ में जनजातीय विकास के लिए समझौता किया गया है। तो ये सारी जानकारी हमने
प्रश्न नंबर 7 से पढ़िए। उसके बाद 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि नाटो सैन्य अभ्यास कहां पर शुरू किया गया है। नाटो सैन्य अभ्यास जो है ये कहां पर शुरू किया गया है, नाटो सैन्य अभ्यास कहां पर शुरू किया गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से देख लीजिएगा कि जो नाटो सैन्य अभ्यास है ये अल्बानिया में शुरू किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो है वो ए होगा, यानी कि अल्बानिया होगा। बात करेंगे पूरी कि ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21, डिफेंडर यूरोप 21। और ये पश्चिमी बाल्कन में दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सबसे बड़े पैमाने का अभ्यास है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो शुरू किया गया सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। इसमें लगभग 28,000 अमेरिकी सैनिक, 26 देशों से मित्र राष्ट्र और अफ्रीका के 1 दर्जन से अधिक राष्ट्र मिलकर काला सागर और बाल्कन क्षेत्रों में 30 से अधिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में मिलकर प्रशिक्षण करेंगे। तो ये सारी जानकारियां हैं। 28,000, 16 देश, और ये मार्च, अप्रैल, मई, जून तक चलता रहेगा। तो इसलिए लगभग मिलकर के समझ लीजिएगा कि ये 30 क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा। और नाटो के बारे में एक छोटी सी जानकारी और पढ़ेंगे कि नाटो की फुल फॉर्म, नाटो क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 कि किस देश ने मछलियों के वायरस नर्वस नेक्रोसिस बीमारी के लिए पहला टीका विकसित किया है। नेक्रोसिस जो कि मछलियों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है वायरस VNN। VNN का मतलब है वायरस नर्वस नेक्रोसिस। इस बीमारी के लिए जो सबसे पहला टीका तैयार किया गया है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये तैयार किया गया भारत के द्वारा। बात करेंगे पूरी जानकारियां भारत में किसके द्वारा किया गया। तो भारत में चेन्नई में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्रिश वाटर एक्वाकल्चर के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ये एक नर्वस नेक्रोसिस वायरस जो होता है, जो कि मछलियों के लिए गंभीर खतरा है। ये जो समुद्री मछलियां होती है, जो खारे पानी की मछलियां होती है या जो मीठे पानी की मछलियां होती है, इन सबको प्रभावित करता है। और इसके कारण क्या होता है, जो मछलियों के लार्वा होते हैं या फिर ऐसा कहें कि जो अभी जन्म ली है जिन मछलियों, जो किशोर मछलियां हैं, उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है और इसी से जो मछलियों की प्रजाति है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस बीमारी से निपटने के लिए भारत देश के चेन्नई स्थित जो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्रिश वाटर एक्वाकल्चर है, इसने ये टीका तैयार किया है। तो ये जानकारी है, इसके बारे में पढ़ी। आखिरी प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे मिलता है कि किस सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि बढ़ा दी गई है। कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने की आशीर्वाद योजना के तहत अपनी राशि बढ़ा दी है। तो ऐसा जो राज्य बना है वो बना है अब पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत जो राशि है ये बढ़ा दी गई है। बात करते हैं कि पहले इसकी राशि जो थी वो 21,000 थी। जो लड़कियों की शादी पर आशीर्वाद के तौर पर जो धनराशि या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, पहले इसकी जो सहायक राशि थी वो 21,000 थी, लेकिन 21,000 से बढ़ा करके अब 51,000 कर दी गई है। और इस योजना का यानी कि आशीर्वाद योजना जो है, इसका शुरुआती नाम जो है वो था शगुन योजना था। लेकिन उसके बाद में उस समय शगुन योजना के नाम से थी तो इसके वित्तीय सहायता थी 15,000 थी। लेकिन जब इसका शगुन योजना से नाम परिवर्तित करके आशीर्वाद योजना किया गया था तो 15,000 से राशि जो थी वो करके 21,000 कर दी थी। लेकिन अब ये 21,000 से बढ़ा करके 51,000 पंजाब सरकार द्वारा कर दी गई है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग इसके PDF को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप या ज्ञानकोश एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। सबका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।